वेलकम टू द लॉ ऑफ वन रीडिंग सेशन। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेशन 5.2। वी हैव डिसाइडेड टू एक्सेप्ट इफ ऑफर्ड द ऑनर ड्यूटी ऑफ लर्निंग oblique teaching the healing process. I would ask as to the first step which we should accomplish in the effective healers. तो डॉन यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि इफेक्टिव हीलर्स बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप बोलते हैं पहली 3 टीचिंग्स में से यहाँ पे माइंड कॉम्प्लेक्स की टीचिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। So we begin with the mental learned teachings necessary with the contact with intelligent infinity. The prerequisite of the mental work is the ability to retain the silence of the self at a steady state when required by the self. The mind must be opened like a door. The key is silence. तो मेंटल लर्न टीचिंग्स के साथ आगे बढ़ने के लिए जो कि जरूरी है इंटेलिजेंट इन्फिनिटी के साथ कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, तो मेंटल वर्क जो कि जरूरी है वो है कि साइलेंस ऑफ द सेल्फ बना पाने की क्षमता, जबकि जब सेल्फ चाहता है तब उस चीज का। तो एक बार फिर रिटरेट करता हूँ। द प्री रिक्विजिट ऑफ द मेंटल वर्क, तो मेंटल वर्क की प्री रिक्विजिट ये है कि द एबिलिटी टू रिटेन साइलेंस ऑफ सेल्फ एट अ स्टेडी स्टेट। जब सेल्फ को जरूरत पड़े तब वो उस क्षमता का इस्तेमाल करके अपने अंदर साइलेंस बना सके। द माइंड मस्ट बी ओपन लाइक अ डोर। द की इज साइलेंस। तो माइंड एक दरवाजे की तरह खुलना चाहिए और उसकी चाबी साइलेंस है। Within the door lies an hierarchical construction you may liken onto geography and in some ways geometry, for the hierarchy is quite regular, bearing inner relationships. तो माइंड के दरवाजे को जब आप खोलते हो तब इसमें एक हायरार्किकल कंस्ट्रक्शन मिलती है जो कि ज्योग्राफी और ज्योमेट्री जैसी होती है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा था। अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, अब इन सब की एक हायरार्की एक ज्योग्राफी और ज्योमेट्रिकल पैटर्न से रिलेट करती है। To begin to master the concept of mental disciplines, it is necessary to examine the self. The polarity of your dimension must be internalized. Where you find patience within your mind, you must consciously find the corresponding impatience and vice versa. तो जो भी हमें थॉट होता है उसके अंदर हमें कॉन्शियसली फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग पोलैरिटीज एंड वाइस वर्सा। अगर मेरे को कोई पोलैरिटी दिख रही है तो मेरे को उसकी अपोजिट पोलैरिटी पहचाननी है। एंड इससे जो कि मेरी शैडोज है, यानी मेरे को ये झुकाव है एंड किस तरफ मेरे झुकाव नहीं है, तो इससे मेरे को अपनी शैडोज के बारे में पता चलता है। अब इन शैडोज से पता हो गया क्या होता है कि मैं अगर किसी भी तरफ मेरा झुकाव है तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपका इम्प्लिसिट है, वो आपका इम्पल्सिव या रिएक्टिव झुकाव है। वो झुकाव अगर बनेगा, अगर मैंने अपनी पोलैरिटीज इंटरनलाइज कर रखी हैं, तो उसके बाद एक कॉन्शियस झुकाव बनेगा कि मैं जानता हूं कि अगर मैं सेवा करना चाहता हूं अपनी या किसी और की, तो वो मेरी एक चॉइस है। ये नहीं कि मेरी प्रोग्रामिंग है और मैं उस हिसाब से चले जा रहा हूँ अनकॉन्शियस लेवल पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, द पोलैरिटी ऑफ योर डायमेंशन मस्ट बी इंटरनलाइज्ड। जो आपका डायमेंशन है उसकी पोलैरिटी इंटरनलाइज होनी चाहिए, एक्सटर्नलाइज नहीं होनी चाहिए। एक्सटर्नलाइज होने का मतलब है कि मेरी पोलैरिटी बाहर से चलाई जा रही है, यानी मेरी पोलैरिटी, मेरा झुकाव, मेरी बायसेस वो बाहर से हैं, एक्सटर्नल है, अंदरूनी नहीं है। एंड जहाँ ये इंटरनलाइज होती है वहाँ एक आइडियल स्टेट होती है कि वो एक व्यक्ति जिसकी पोलैरिटी इंटरनलाइज्ड है, उसने पोलैरिटीज अपनी एक्सप्लोर करी है, उसने अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करा है और एक इंट्रोस्पेक्शन के प्रोसेस के थ्रू एक कॉन्शियस बीइंग की तरह लाइफ जी रहा है। तो इसका प्रोसेस है कुछ इस प्रकार से कि वेयर यू फाइंड पेशेंस विद इन योर माइंड, एक एग्जांपल है। वेयर यू फाइंड पेशेंस विद इन योर माइंड, यू मस्ट कॉन्शियसली फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग इम्पेशेंस एंड वाइस वर्सा। Each thought that a being has in its turn an antithesis। कि कोई भी विचार है एकदम उसका विपरीत एक पोषण हमारे अंदर है। The disciplines of the mind involve, first of all, identifying both of these things which you approve and those of these things which you disapprove within yourself। यानी कोई चीजें हैं जिनकी वजह से मेरा झुकाव बना है मेरे माइंड कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहां से
मेरा कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ से कुछ मेरा झुकाव है जो कि मेरे को किसी प्रकार से एक्ट होने को इंक्लाइन करता है, मेरा बायस बनाता है। अब हो क्या रहा है कि ये जो झुकाव है, ये इस वजह से है क्योंकि ये चीजें मैं अप्रूव कर रहा हूँ। इट इज फॉर्म्ड ऑफ दोज थिंग्स विच यू अप्रूव। बिलीव्स, एग्जैक्टली। बिलीव्स, कोर प्रेफरेंसेस, क्राइटेरियन वैल्यूज, या फिर आपकी जो भी आपकी लगाव है, अटैचमेंट्स हैं, राग द्वेष कहते हैं जिसे, लाइक भारतीय दर्शन की भाषा में। तो दोज ऑफ दीज थिंग्स विच यू अप्रूव, तो ज्यादातर हमारी जो चेतना की धारा में चीजें आती हैं वो वही आती हैं जो कि चीजें हम अप्रूव करते हैं, जो मानते हैं, जो जानते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स हो गए। अब दोज थिंग्स विच यू अप्रूव, अब होता क्या है कि ये जो हमारी धारा है, जो कॉन्शियसनेस की स्ट्रीम है, ये सक्रिय है। अब एक अनंत हम रचयिता के एक पार्ट होते हुए, एक पोर्शन होते हुए, हम सिर्फ और सिर्फ एक पोर्शन ही एक्सपीरियंस करते हैं, और एक ही पोर्शन, हमारी चेतना एक ही पोर्शन से बनी है पूरी इन्फिनिट क्रिएशन के। तो मान लो अगर अनंतता, वैसे अनंतता का कोई माप नहीं है, तो अगर अनंतता आपका अनंत है, तो हमारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सिर्फ एक पतली सी सकरी सी पाइप में से गुजर रही है। पाइप यानी समय की जो भी टाइमलाइन चल रही है, एंड वहां पे ये पॉइंट ऑफ फोकस जो कि अभी के टाइम पे अनुभव कर रहा है वो ये है। अब होता क्या है कि हम ज्यादातर इसी पाइप के अंदर और फिर इसी सकरी कॉन्शियसनेस के अंदर, जो कि हमारी वो चीजें हैं जिन्हें हम मानते हैं, जानते हैं और भरोसा करते हैं, बिलीफ सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ उसी पे ऑपरेट होते रहते हैं। मेंटल डिसिप्लिन का काम है कि सबसे पहले जो चीजें हम अप्रूव और डिसअप्रूव करते हैं, उन चीजों के बारे में श्योरिटी डेवलप करना एक तरीके से। क्योंकि दोस्त थिंग्स जो जो हम डिसअप्रूव करते हैं, वो ज्यादातर पार्ट में वो हमारे इस पोर्शन के बाहर आती हैं। जो हमारी इस नली है, इसकी एक्सपीरियंशियल टनल बोल लो इस चीज को, वो इस चीज के बाहर आती है चीज, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बाहर आती है। जब हम उन चीजों को पहचानते हैं, जो कि हम जिन चीजों को डिसअप्रूव करते हैं, ये मॉरली भी हो सकता है एंड ये आपका कॉन्शियसनेस की सेंस में भी हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग इसे मॉरल पर्सपेक्टिव से लेंगे कि डिसअप्रूव यानी मैं जिन चीजों को नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार से क्या करना बेस्ट है उस सेंस में। हालांकि ये उन सब चीजों में भी आएगा जहाँ पे मेरी चेतना की रोशनी पड़ ही नहीं रही है, मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जहाँ फिर मैं जिन चीजों को देख ही नहीं पाता, देखना चाहता भी हूँ तब भी। फॉर एग्जाम्पल, कई सिचुएशन होती हैं जहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को गुस्सा काफी आता है, तो उस पॉइंट पे मैं अपने गुस्से से कई बारी कुछ गलत एक्सपीरियंसेस भी कर दूंगा कि भैया मैंने कुछ सिचुएशंस में पड़ गया जहाँ पे मेरे को नुकसान हो गया, सामने वालों का भी नुकसान हो गया। अब होगा क्या कि मेरे को उस चीज के बारे में पता भी चल गया, लेकिन मैं चाह के भी उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है। तो मैं उस चीज को मैं डिसअप्रूव कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं इस चीज को डिसअप्रूव कर रहा हूँ जो कि डिस्ट्रक्शन मेरे एंगर से हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी नहीं इस चीज पे वो कर पा रहा हूँ, रेगुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी रेगुलेशन की कैपेसिटी से बाहर आती है चीज। तो अब होता क्या है, ऐसे में जब हम कॉन्शियसली हम कोशिश करते हैं कि हम इन सब चीजों को हम अंडरस्टैंड करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन की रोशनी डालते हैं, तो होता है क्या है कि हमारी जो एक चेतना है, यहाँ से मैं अगर एक पॉइंट बनाऊं, यूजुअल बेसिस पे ये अगर मैं आंख है एक अपनी कॉन्शियसनेस की, जो कि हम चीजों के ऊपर देखते हैं, ज्यादातर क्या होता है कि ये जो आंख जहाँ पे जाती है, ये आंख जहाँ पे पड़ती है, वहां पे हम रचना करते हैं। जहाँ पे ये चेतना पड़ रही है, वहां पे रचना हो रही है। इस चीज को मैं लिखूं, वेयर कॉन्शियसनेस फ्लोज, क्रिएशन हैपेंस। तो अब होता क्या है कि जहाँ कॉन्शियसनेस फ्लो हो रही है, क्रिएशन वहां पे हैपन हो रही है। पर ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही धारा में अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी जिंदगी निकाल देते हैं बहुत सारे लोग। एक ही धारा में अपनी जिंदगी जीते हुए कि एक सेट ऑफ बिलीफ, सिंगल सेट ऑफ बिलीफ, जिन्हें हम जड़ बुद्धि भी कहते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल सेंस में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कॉग्निशन, सिंगल सेट ऑफ बिलीफ एंड साइकोसोमैटिक लिमिटेशंस। फॉर एग्जांपल,
अगर मैं अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ अपने बेंच पे बैठ के काम कर रहा हूँ एंड मैं एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर रहा, तो क्या होता है कि मेरे को अपनी बॉडी की सेंस ही ऑफ हो जाएगी। यानी उस पॉइंट पे मेरा जो बॉडी कॉम्प्लेक्स है मेरे को सेंस ही नहीं हो रहा है कि मैं इस बॉडी कॉम्प्लेक्स में जी रहा हूँ लाइफ। मैं या तो अपने हेड में हूँ या तो सिर्फ अपनी बॉडी में हूँ, तो ये एक स्प्लिट क्रिएट हो जाता है। ये भी इसी चीज के अंदर आएगा। साइकोसोमैटिक लिमिटेशंस, माइंड बॉडी स्प्लिट या डिसोसिएशन, लैक ऑफ एम्पैथी भी इसमें आती है चीज कि भैया मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ही नजरिए से देख रहा हूँ, दूसरों के नजरिए से बिल्कुल नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहा लाइफ। मैं चाहता हूँ दूसरों को फील करना समझना, लेकिन मेरे में उस कैपेसिटी है ही नहीं। वो एक साइकोलॉजिकल लिमिटेशन बन चुकी है। ये काफी सारे लोगों को एक्सपीरियंस होती है कि काफी सारे लोग क्या होता है कि चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। यानी कई मामले में अगर हम मैं बात लूं एक ट्रेडिशनल मेल आर्केटाइप की, तो उसके अंदर क्या होता है कि कई बारी जो पिता होता है किसी फैमिली में, वो चाहते हैं कि लाइक फैमिली में प्यार दिखाना बच्चों को या फिर किसी को फैमिली मेंबर्स को, लेकिन एक इमेज मेंटेन करने के लिए, या तो फिर उन्होंने कभी अपने इमोशंस ही एक्सप्रेस नहीं करे, वो कनेक्ट ही नहीं हो सकते इमोशनल सेंस में किसी से। वो एक सेंस ऑफ नार्सिसिज्म में बन जाते हैं। एक अनकॉन्शियस भी हो सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है, एक सेंस ऑफ नार्सिसिज्म और एक सेंस ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस। क्यों? क्योंकि सेल्फ सेंटर्डनेस का जो एक है, उसको मैं बोलूं येलो रे, वो येलो रे इतना अनकॉन्शियसली वायर्ड हो रखा है कि वो ऊपर ग्रीन रे में आगे चैनल ही नहीं हो पा रही एनर्जी, यानी सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव एम्पैथी कनेक्शन में चैनल ही नहीं हो पा रही एनर्जी। तो सिंपल सेंस में इस चीज को मैं अगर जस्ट बनाऊं इस चीज का, तो ये चीज है आपका शैडोज एंड ब्लॉकेजेस, जो टनल ऑफ एक्सपीरियंस को लिमिट कर देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टिंग द टनल ऑफ एक्सपीरियंस। तो अब होता क्या है कि जब हम उन चीजों को हम ध्यान रखना शुरू करते हैं, ध्यान देना शुरू करते हैं, जिन चीजों को मैं डिसअप्रूव करता हूं, तो मैं सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एंड ये सेल्फ अवेयरनेस जो इंक्रीज होती है, ये सेल्फ अवेयरनेस, अगर मैं यहां से चीज को फोकस करूं, देन दिस इंक्रीजेस सेल्फ अवेयरनेस, increases self awareness and self consciousness। इन सिंपल सेंस इस चीज को माइंडफुलनेस भी कहते हैं। अब होता क्या है कि ये एक प्रोसेस है। ये क्या करता है कि ये रोशनी जो अब तक सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ जा रही थी, ये रोशनी जो कि अब तक बाहर की तरफ जा रही थी, ये अब उस रोशनी को माइंड कॉम्प्लेक्स में डालते हैं। द लाइट ऑफ क्रिएशन, या बोले इसको कॉन्शियसनेस, फॉल्स ऑन टू द माइंड कॉम्प्लेक्स, एंड उस चीज की रिस्ट्रक्चरिंग एंड देन the restructuring, healing and transformation happens। ये आपका शैडो वर्क, आपका सारा थेराप्यूटिक वर्क, एंड फिर उसके बाद आपका जो एक एवोल्यूशन आता है, जिसकी बात हम ग्रेजुएशन कहते हैं लॉ ऑफ वन में,
कि हम थर्ड से फोर्थ डेंसिटी जा रहे हैं, फोर्थ से फिफ्थ डेंसिटी जा रहे हैं, वो सिर्फ हीलिंग नहीं है। हीलिंग के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, मैं विकसित हो रहा हूँ, वो चीज अगला स्टेप आता है। एंड सिंपल प्रोसेस यही है कि हम जो चेतना की रोशनी है वो हम फैलाते हैं, जहाँ पे हम नहीं कर, हमारी जो नॉर्मल टेंडेंसीज होती हैं हम उसकी वजह से हम लिमिटेड रहते हैं, जिसकी वजह से तो हम उससे अपने आप को फैलाते हैं। then balancing each and every positive and negative charge with its equal। अब होता क्या है कि इस प्रोसेस के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं, यानी आपका कहीं भी एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। मैं यहाँ पे अगर इसमें फिजिक्स की अगर मैं प्रिंसिपल्स लाऊं, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है नेगेटिव चार्ज से और पॉजिटिव चार्ज से। एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आपका इलेक्ट्रॉन की धारा में होता है। तो होता क्या है कि रियल लाइफ में भी क्या होता है, कोई चीजें हम यहाँ पे अप्रूव करते हैं एंड कोई चीजें हम डिसअप्रूव करते हैं। अब होता क्या है कि जिन चीजों से हम अप्रूव कर रहे हैं डिसअप्रूव कर रहे हैं, इस वजह से एक बनता है हमारा बायस, से होता है फॉर्मिंग बायस। और फिर जो इस बायस फॉर्म होता है इससे हम करते हैं एक्शन, देन एक्शन इंक्लिनेशन। अब होता क्या है कि जब हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम देख रहे हैं कि जो कहते हैं कि सीधे का उल्टा और उल्टे का सीधा देखा, एंटीथेसिस का एंटीथेसिस हमने देखा, तो जब हम ये देखते हैं कि मैं किस चीज को अप्रूव करता हूँ एंड किस चीज को डिसअप्रूव करता हूँ, तो मैं इन चीजों के अंदर मैं इरेशनैलिटी निकालता हूँ। इरेशनैलिटी, एक्सप्लोरिंग इरेशनैलिटी, अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग एंड हार्ड कोडेड एल्गोरिथम्स। तो होता क्या है कि ज्यादातर केसेस में हमारे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम इरेशनली बने होते हैं, हमने कॉन्शियसली नहीं बनाया। हमने जो लाइफ में जो हमें एक्सपीरियंसेस मिले, चाहे वो रिश्ते हो गया, दोस्त यार हो गई, कोई एक्सपीरियंसेस हो गया, चाहे कुछ हो गया, कोर बिलीफ प्रेफरेंसेस ऑटोमेटिक बन जाते हैं। माइंड कॉम्प्लेक्स का काम है अपने आप चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, जिस हिसाब से डिसऑर्गेनाइजेशन उसे मिलती है, जिस हिसाब से वो अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप को बेस्ट समझता है। तो होता क्या है कि ये अपने आप को अपने आप ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन ये प्रोसेस एक कॉन्शियस बीइंग होते हुए हम इस चीज को कॉन्शियसली भी कर सकते हैं, अपने माइंड कॉम्प्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हुए एंड फिर मेंटल डिसिप्लिन के अपने आप को मेंटल डिसिप्लिन में एंगेज करते हुए। तो होता क्या है कि जब हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, कि जब हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम किस चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं, किस चीज़ को डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो फिर इसमें हम ये देख रहे हैं कि यार मैं पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एडिक्शन, यानी झुकाव। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज का एक दूसरी एनालॉजी आ रही है, वो ये आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स एडिक्शन एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल्स एलर्जी। अब ये यहाँ पे जो इस चीज का मतलब क्या है, अगर मैं इस चीज को सामने रखूं कि balancing each and every positive and negative charge with its equal, इस चीज का ये मतलब है कि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये जो एक इरेशनैलिटी, अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और ये हार्ड कोडेड एल्गोरिदम्स हैं, ये हमको चलाते रहते हैं, हमें पता नहीं होता। एंड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इस चीज को मैं अगर टेक्निकल भाषा में जो लिखूं, इस चीज को बोलेंगे ऑरफन एंड अनकॉन्शियस लिंकरिंग चार्जेस। वो चार्जेस जो हमें पता नहीं लेकिन अनकॉन्शियसली हमारे माइंड कॉम्प्लेक्स में घर बना के बैठे हैं। जैसे कि ये वो लोग हो गए जो कि आपने देखा होगा कि कई बार अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है
तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं एंड वो आपको रेंट भी नहीं दे रही और फिर भी आपकी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। आप इस चीज को उस तरीके से भी समझ सकते हो कि कई बार होता है कि किन्हीं लोगों के साथ आपको कुछ परेशानी हुई है, फिर कोई लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं नेगेटिव एंड वो आपके दिमाग से निकल नहीं है, आपको गुस्सा आ रहा है, नफरत आ रही है, या तो फिर कोई चीज गलत हो गई है आपसे एंड आपको गिल्ट हो रहा है एंड आप उन्हीं चीजों के बारे में सोचे जा रहे सोचे जा रहे सोचे जा रहे एंड वो चार्ज ने आपके माइंड कॉम्प्लेक्स को ओवरवेलम कर दिया। ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन का एग्जांपल है। हालांकि जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये बहुत सटल चीज है। ये आपका पूरा ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात है, माइंड के स्ट्रक्चर की बात है, जो कि आपका कोर प्रेफरेंसेस, क्राइटेरियन वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम से बना हुआ है। अब यहाँ पे आपका जो ये चार्ज है, ये एक टाइम का चार्ज नहीं है, ये ऐसा चार्ज है जो कि आपकी लाइफ को डिक्टेट करता है कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, कैसे जा रही है, किस हद तक जाएगी और कहाँ तक जा रही है। एक तरीके से कहते हैं ना कि हमारी आधी किस्मत लिखी हुई है, वो किस वजह से लिखी हुई है, क्योंकि हमारी बहुत सारी टेंडेंसीज, बहुत सारे चार्जेस प्री डिफाइंड है, प्री डिटरमाइंड है एंड ये चीजें नहीं बदल सकती इतनी आसानी से। तो ये चीज आती है जो कि हमारी डेस्टिनी को काफी हद तक लिमिट कर देती है। लेकिन जो जितना ज्यादा कॉन्शियस बीइंग होता है वो उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है एंड उतना ही ज्यादा क्रिएशन की पावर होती है। यानी वो लिमिटेड नहीं है कि उसकी रियलिटी में कितने रिसोर्सेज हैं या फिर कितनी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज हैं। अगर एक बहुत हाईली कॉन्शियस बीइंग है, वो जिस मोमेंट पे जिस पल पे जहाँ खड़ा है, उसके लिए पूरा समुंदर फैला पड़ा पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज का एंड उसके पास क्षमता है उस पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज में से कुछ भी मैनिफेस्ट करने की, कुछ भी क्रिएट करने की एंड कुछ भी हील करने की, कुछ भी चीजों को विकास करने की। सिर्फ और सिर्फ अपना ही नहीं, समाज का भी, दुनिया का भी, उसकी एक्सटर्नल रियलिटी का भी। तो ये चीज तब पॉसिबल हो पाती है जब आपके इंटरनल चार्जेस आपको इस हद तक डिसरेगुलेट नहीं कर रहे कि आप उस चीज को अनकॉन्शियसली आप उसके गुलाम हो। अगर मैं इस चीज का एग्जांपल दूं, जो अनकॉन्शियस लिंगरिंग चार्जेस का यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जो कि आपका अल्कोहल एडिक्शन की बात करूं मैं। अल्कोहल एडिक्शन में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को लाइक अल्कोहल पी एंड फिर उसका लाइक एक कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर हुआ काफी सालों से एंड फिर उसके बाद अब वो चीज नहीं छोड़ी जा रही। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन बन चुका है कि वो अब चाह के भी मतलब नहीं छोड़ पा रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, चाह भी रहा है बंदा, कॉन्शियसली चाह रहा है कि ये मेरे को छोड़नी है, बहुत परेशानी हो रही है, वर्क प्लेस में भी मेरे को पिए ही बिना काम नहीं हो रहा। तो चाह भी रहा है छोड़ना लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि बहुत अनकॉन्शियस लेवल पे इम्पल्स बन चुकी है, साइकोसोमैटिक लेवल पे, नर्वस लेवल सिस्टम के लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है एंड ये चीज होती है। उसी प्रकार से जो नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल दूं, एग्जांपल ऑफ एडिक्शन, इसमें अल्कोहल एडिक्शन हो गया, इमोशनल एडिक्शन हो गया। इमोशनल एडिक्शन यानी अ, मेरे को कुछ एस्पेक्ट्स अपने सेंस ऑफ सेल्फ के, जैसे कि अम, कोई एस्पेक्ट सेंस ऑफ सेल्फ के, फॉर एग्जांपल ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रॉब्लम अपनी लाइफ में क्रिएट करते रहते हैं, प्रॉब्लम सीकर्स एंड फिर उनकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ प्रॉब्लम सीकर्स, कि उनकी आइडेंटिटी ही दूसरों से मदद लेने पे बन जाती है कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है लोग मेरी मदद करते हैं एंड जो नहीं करता फिर वो बुरा बन जाता। तो एक एग्जांपल लिया जाता है आइडेंटिटी ऑफ प्रॉब्लम सीकर्स वाला। इमोशनल एडिक्शन हो गया, पावर एडिक्शन आ गया। आपको मैं एनर्जी सेंटर्स के थ्रू से जा रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका ये हो गया रेड रे, येलो रे, रेड रे, ऑरेंज रे, येलो रे, सोशल डोमिनेंस, अप्रूवल एडिक्शन या सोशल कंपल्सिव सोशल नीड्स। जैसे कि कहीं होते हैं ना, दिल टूट जाता है एंड फिर वो दिल जले बन जाते हैं एंड फिर देवदास की तरह ड्रिंकिंग एंड वो सब चीजें, कंपल्सिव अटैचमेंट, अप्रूवल एडिक्शन,
एंड फिर एक इंटेलेक्चुअल रैशनलाइजेशन की एडिक्शन भी होती है, रैशनलाइजेशन एडिक्शन। फिर एक इंडिगोरे में इंट्यूटिव क्रिएटिव, इंट्यूटिव क्रिएटिव नोवेल्टी, ये भी एक तरीके से एडिक्शन में आ जाती है कई बारी। तो एडिक्शन किसी भी टाइप की टेंडेंसीज की हो सकती है। एंड इसका अपोजिट आपका यहाँ पे उसमें आ जाएगा, एलर्जीज में आ जाएगा। ये किसी भी चीज की हो सकती है एलर्जीज भी। एलर्जीज के अंदर में फूड एलर्जी हो गई कि भैया खाना ही नहीं खा रहे टाइम पे एंड शरीर कुपोषित हो रहा है, माल न्यूट्रिशन आ रहा है। इमोशनल एलर्जी हो गई, वो लोग जो कि टोटली आपका डिसोसिएटेड रहते हैं, एकदम अनइमोशनल, अनइमोशनल एंड डिस्पैशनेट लोग, जिन्हें लाइफ में कोई ड्राइव ही नहीं है, डिस्पैशनेट एंड पर्पसलेस एंड अनड्रिवन। पावर एलर्जी जो कि दूसरों की बातों में आसानी से आ जाते हैं और गलिबल, पावर एलर्जी में एंड पुश ओवर्स होते हैं, जो कि हाँ में हाँ काफी आसानी से कर देते हैं बिना इंटरनल डिफेंसेस के। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे आता है इसका अपोजिट आएगा ग्रीन रे का, एलर्जीज के अंदर नार्सिसिज्म, साइकोपैथी, डार्क ट्रायड हो गया। डार्क ट्रायड, ये डार्क ट्रायड होता है आपका नार्सिसिज्म, साइकोपैथी एंड नार्सिसिज्म, साइकोपैथी, हाँ मैकियावेलियनिज्म। हम्म हम्म। तो ये आपका डार्क साइकोलॉजी ट्रायड्स आ गए, जिनके अंदर ग्रीन रे टोटली एब्सेंट रहता है। ये का सर्विस टू सेल्फ वाले पोलराइज पीपल कह लो, है ना, जो कि ऑपरेट होते हैं, जिनका ग्रीन रे ऑफ होता है। तो ये फिर आते हैं आपका इंटेलेक्चुअल एलर्जी, जिनकी कोग्निटिव फैकल्टीज अंडर डेवलप्ड होती हैं, कोग्निटिव फैकल्टीज अंडर डेवलप्ड होती हैं, और जो कि ज्यादातर अपनी इमोशनल और सोमैटिक सेंस पे रिलाई करते हैं, यानी अपने दिल पे और अपनी जो सेंसरी लेवल पे फीलिंग्स आ रही हैं उस पर रिलाई करते हैं। एंड फिर एलर्जीज के अंदर कुछ लोग ये आते हैं जो कि टोटली अनइंट्यूटिव होते हैं एंड उन्हें एलर्जी होती है किसी भी टाइप की, लाइक क्रिएटिव एक्सप्रेशन कह लो, या तो फिर इस सेंस में सेल्फ वर्थ की, उसमें क्या सेल्फ वर्थ को तो नहीं आएगा उसमें एग्जैक्टली, अनइंट्यूटिव एंड एलर्जी टू क्रिएटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क्स एनालॉजिकली। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल्स हो गए। अब अब ये जो प्रैक्टिस है, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को पावर एडिक्शन है एंड मेरे को ये वाली प्रॉब्लम है, यहाँ पे एलर्जी है ग्रीन रे की, एंड फिर मेरे को पॉजिटिव को और नेगेटिव चार्ज को उसके इक्वल से बैलेंस करना है। यानी पावर एडिक्शन का चार्ज ये नहीं होगा कि मैं ग्रीन रे में उसका चार्ज ढूंढूंगा, उसका सेम प्लेन पे चार्ज होगा कि पावर एलर्जी। एंड अगर मेरी पावर एडिक्शन ज्यादा है, वो क्यों ज्यादा है, उसका क्या रीजन है, वो बिलीफ सिस्टम मेरे का निकालेगा उस चीज को, कि ये वजह है जिस वजह से मेरे को लगता है कि मेरे को ज्यादा दबाव बनाना चाहिए लोगों पे, आदमी की नहीं सुननी चाहिए। या फिर एक पॉइंट था मेरी लाइफ में कि मेरे को कोई नहीं सुनता था कि, और मेरे को लगता है कि मेरे को दबाव बनाना है लोगों पे,
उस टाइप की स्टोरीज, उस टाइप की जो सेल्फ की जो एक अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उस चीजों को आर्टिकुलेट करना। एंड फिर उसका अपोजिट ढूंढना कि इसका अपोजिट से मेरे को क्या एलर्जी है, क्या हो अगर मैं पावर एलर्जी में जाऊंगा, कि मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा, कि मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी अगर मैं सामने वाले की बात सुन लूंगा तो। एंड अगर मैं सामने वाले की बात सुनता हूँ एंड वो अपनी बात रखता है तो उसमें क्या मेरी बात दब जाएगी। तो ये हुआ इसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने का प्रोसेस। तो इस प्रकार से सारी की सारी इसमें आपका इनका नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का बैलेंस हो सकता है। हालांकि जो जितना बहुत सारे इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल का साइकोथेरेपी भी होता है इसमें। एंड ये सारी की सारी चीजों को न्यूरोसिस कहते हैं। अगर मैं इस चीज को मैं अगर साइकोलॉजी की टर्म में लूँ तो इसे आपका न्यूरोसिस कहते हैं। एंड न्यूरोसिस आपका मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि सेंस ऑफ डिफरेंस एंड डेफिशिएंट इन फंक्शनिंग, जो कि आपका प्रॉब्लम नहीं करते, इतना सीवियर नहीं होती प्रॉब्लम जो कि आपका इनकैपेसिटेट करती है, लेकिन आपका रियल लाइफ में डिसफंक्शनैलिटी क्रिएट करती है न्यूरोसिस। तो ये न्यूरोसिस होते हैं जो कि सामने हर किसी, जो आपको आजकल के टाइम पे चलते फिरते लोग दिखते हैं, हर किसी के अंदर किसी न किसी हद तक इम्बैलेंसेस होते हैं। पर बात यह है कि ज्यादातर लोग अवेयर नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, एंड वो उन चीजों को हील करके आगे बढ़ने की उनमें इच्छा भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए इतनी प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि अभी के टाइम पे इस कलेक्टिव लेवल एवोल्यूशन सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स के इस लेवल पे अभी है नहीं कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग एंड एवोल्यूशन से फोकस्ड हो। पर ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों को पता है अभी के टाइम पे, जैसे कि अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अब ये सारे के सारे टूल्स बन जाते हैं कि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि क्या क्या चीजें किस प्रकार से करनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है फिर ये चीजों को हील करना, इन 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 इम्बैलेंसेस को बैलेंस में अपने आप को बनाए रखना। कि जो जितना ज्यादा डिसबैलेंस्ड है, जितना ज्यादा फ्रैक्चर्ड ब्रोकन है इंटरनली, उतना ही ज्यादा लाइफ में कैटलिस्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। एंड हाई क्वालिटी कैटलिस्ट नहीं आएंगे, फिर लो क्वालिटी कैटलिस्ट आएंगे, क्योंकि आपका ऑपरेशनल मॉडल ही लो क्वालिटी पे चल रहा है। एंड चेतना को जितना ज्यादा फैली होती है उसको उतना नए क्वालिटी के कैटलिस्ट मिलते हैं। वो जितनी ज्यादा सिकुड़ जाती है फिर उसको वो कैटलिस्ट मिलेंगे कि भैया वापस अपने पुराने वाले साइज पे आओ। तो जो पुराने जैसे होता है ना, जैसे कि कोई छोटी क्लास का बच्चा, अगर आप 10th क्लास में हो एंड अगर आप 10th क्लास से 8th क्लास में आ जाओ, हाँ, और आप भूल जाओ 10th क्लास में 9th और 10th क्लास में क्या पढ़ा आपने, अब आपको 8th क्लास का क्वेश्चन पेपर कौन सा मिलेगा? आपको 8th क्लास का क्वेश्चन पेपर और आपको इजी सवाल मिलेंगे, पर इजी सवाल में आपको फिर पढ़ाई करनी है क्योंकि आप सब भूल चुके हो। एंड जो 10th क्लास के क्वेश्चंस पढ़ के आपको एक अलग लेवल की नॉलेज मिलती, एंड 8th क्लास के क्वेश्चंस बचकाने होते हैं, कई बारी सिंपल भी होते हैं, कई बारी ऐसा लगता है कि बस क्या है। तो वो ही चीज आती है कि जिसका जितना लेवल होता है चेतना का, उसको उस हिसाब से कैटलिस्ट मिलते हैं। एंड अब अपना जितना आप ग्रेजुएट हो गए, आपको उस क्वालिटी के कैटलिस्ट मिलेंगे। अगर आप डीपोलराइज हो जाओ, या फिर एक सिंक होल ऑफ इंडिफरेंस में चले जाओ, या फिर अपनी एक लाइफ से लव करना छोड़ दो, सेल्फ से लव करना छोड़ दो, क्रिएशन से लव करना छोड़ दो, तो वो डीपोलराइजेशन धीरे 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 करते हुए आपकी कॉन्शियसनेस सिकोड़ देगी एंड फिर आपको लो क्वालिटी कैटलिस्ट मिलेंगे कि भैया अब तो आपने अपने आप से ही लव करना छोड़ दिया है। तो सबसे पहले तो भैया आपको वो चीजें मिलेंगी, आपको दूसरों के आपके एक्सटीरियर में से वो चीजें मिलेंगी जिससे आपको लव ही नहीं मिलेगा। तो वो चीजें भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी, तो ट्रैजेक्टरी एक डाउनवर्ड स्पाइरल में चले जाती है टोटल ओवरऑल, क्योंकि अपना एग्जिस्टेंशियल कॉन्टिन्यूम ही नीचे गिर जाता है। तो ये था प्रोसेस आपका बैलेंसिंग का, इंटरनल पोलैरिटीज की। तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख दूं, बैलेंसिंग इंटरनल पोलैरिटीज। The mind contains all things, therefore you must discover this completeness within yourself. The mind contains all things, however
माइंड ज़्यादातर एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ऑपरेट होता है। जो चीज़ें हम डिसअप्रूव करते हैं, फिर जो चीज़ें हमारी चेतना के दायरे के बाहर है, तो वो चीज़ें माइंड में है तो सही पोटेंशियली सब चीज़ें। माइंड कंटेन्स ऑल थिंग्स। माइंड कंटेन्स ऑल थिंग्स इन द अनकॉन्शियस माइंड इन दैट पोटेंशिएटर स्टेट। हाउएवर, यहाँ पे एक्सपीरियंस के अंदर वो चीज़ें लाना, it is a work of discipline and it requires inner work and it to requires you to have a higher level of consciousness. Therefore, you must discover this completeness within yourself. बहुत जरूरी है कि हम इन दोनों दुनियाओं से जुड़े रहें। डिस्कवर दिस कंप्लीटनेस विद इन योर सेल्फ काफी जरूरी चीज आ जाती है इसके अंदर। कि ज्यादातर क्या होता है कि अगर मैं मान लो अपनी लाइफ में किसी स्कार्सिटी पे ऑपरेट कर रहा हूँ एंड मेरे एक्सपीरियंस में काफी ज्यादा कमियां हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड काफी सारे दुख चल रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो चीजें फोर फ्रंट पे इतना आ जाती हैं फिजिकल रियलिटी के कि कैटलिस्ट इन फोर फ्रंट वो ओवरवेलम कर देते हैं। वो आपके एक्सपीरियंस को ओवरवेलम कर देते हैं एंड जब ये चीज होती है तब आप अपने ट्रू नेचर से, जो कि आपका आप इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, आपका स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, आपका क्रिएटर, यू एज अ सेल्फ एज द क्रिएटर, सेल्फ एज द वन इन्फिनिट क्रिएटर, इस नेचर से हम अलग हो जाते हैं। जब हम इस नेचर से अलग हो जाते हैं तब होता क्या है कि हम कोई हम चीजें सही कर ही नहीं पाएंगे जिस लेवल पे कि हम एक इफेक्टिवली कर पाए। अब जब चीजें इफेक्टिवली करने की बात आती है, सबसे पहले जो कैटलिस्ट है, मेरे को सिर्फ यही दिख रहा है, लिमिटेशन ही लिमिटेशन दिख रही है, मेरे को पोटेंशियलिटी नहीं दिख रही, पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है एंड मैं लिमिटेड हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर। तो वो ही आपका फोरग्राउंड पे रहेगा, वही चीज सामने रहेगी। लेकिन अगर मैं मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस के अंदर हूँ एंड मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर हूँ एंड मैं अपने सेल्फ को जानता हूँ, मेरा मेरा हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन है एंड मैं जहां भी देख रहा हूँ मैं क्रिएटर एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, तो इस सेंस में मेरा माइंड लिमिटेड नहीं है कि वो एक फिजिकल रियलिटी के अंदर लिमिट हो गया। जो कि ज्यादातर केसेस में सारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशन इस चीज को कहते हैं अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। ये मैं अपनी फिजिकल कॉम्प्लेक्स में ज्यादा आइडेंटिफाई कर लेता हूँ अपने आप को, ओवर आइडेंटिफिकेशन विद द इल्यूजन। एंड जब ये चीज होती है तब क्या होता है कि when this happens, we limit our potential as the one infinite creator. एंड ये चीज बहुत लिबरेटिंग है। सारी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, मोक्ष, जो कि ज्यादातर प्रोफेस करते हैं सारे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में। एंड वो मोक्ष इन द सेंस, सिंपल सेंस में, ये एक लिबरेशन, एक फ्रीडम, एंड वो फ्रीडम एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ इस मिस्टेकन आइडेंटिटी से, एंड वो मिस्टेकन आइडेंटिटी से जो फ्रीडम है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज में आ जाती है कि जब आप अपना ट्रू नेचर आइडेंटिफाई करते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड या फिर आपका बॉडी कॉम्प्लेक्स तक नहीं है, बल्कि आपका इंटेलिजेंट इन्फिनिटी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स आपका एंड वन इन्फिनिट क्रिएटर तक आता है। तो फर्स्ट मेंटल डिसिप्लिन यहाँ पे समाप्त हुआ। किसी के कोई रिफ्लेक्शन या डाउट? नहीं, डाउट्स तो कुछ नहीं है ईशान जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। और जब आप ये समझा रहे थे तो बहुत सारी चीजें ऐसी मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, बहुत सारे मतलब मोमेंट्स ऐसे मेरे सामने आ रहे थे कि ये हुआ है, लाइक ऐसे ही होता है। तो मैं जब जितना समझी हूँ, इट्स लाइक कि हर मोमेंट में अवेयर रहना है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आ रहे हैं बार बार। कैटलिस्ट तो हमारे, जैसे आप कह रहे हो ना कि चेतना सिकुड़ जाती है और फिर कैटलिस्ट भी लो लेवल के ही लगेंगे, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। तभी होगा ना जब हम अवेयर नहीं होंगे।
हम्म। जी, अगर हम हर मोमेंट में अवेयर हैं, तो हमको पता रहेगा कि ये इम्बैलेंस की तरफ जा रहा है, ये बैलेंस की तरफ जा रहा है। लाइक वो एडिक्शन है और ये वो है एलर्जीज। एलर्जी। हाँ जी। तो मेन क्या है? हाँ, तो लाइक कि अवेयरनेस में रहना है, और जहां भी हमें लगे कि हम बायस हो रहे हैं, तो उसका हमें एंटीथेसिस सोच के वहां पे रिस्पॉन्ड करना है। इट्स लाइक दैट। हम्म। तो बिल्कुल बिल्कुल। वैसे फिर हम एक्सपेंड करेंगे कॉन्शियस वाइज, है ना? और वहां पे बहुत बार हम गिरेंगे भी, रिपीट भी होंगे हमारे वो सेम एक्सपीरियंसेस, बट एट द एंड अगर हम अवेयर हैं, तो हम ग्रो ही करेंगे, एक्सपीरियंस को चेंज करने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही कुछ मुझे ऑब्वियसली। समझ में आया, मतलब वर्ड्स में नहीं बोल पा रही हूँ, बट काफी अच्छा आपने समझाया। थैंक्स। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू क्लियर फॉर हुआ योर काफी रिफ्लेक्शन। कुछ। बिल्कुल। अब क्या है, देखो इसमें एक इसमें क्लैरिफिकेशन करूं, तो जब हम अपनी पोलैरिटीज को बैलेंस हम्म। करेंगे एंड हम उन चीजों को देखेंगे जो कि हम अप्रूव करते हैं, हम्म। डिसअप्रूव करते हैं, तो क्या होगा कि हम इन सब चीजों का बैलेंस करेंगे। अब इस बैलेंस का ये मतलब नहीं है कि हम टोटली डीपोलराइज स्टेट में आ जाएंगे। बैलेंस इज नॉट इक्वल हम्म। टू डीपोलराइजेशन। एक ये चीज क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को मैं एक बारी बोल्ड करके यहाँ पे करूं। अब होगा क्या कि अब मैं किसी भी चीज से अटैच्ड नहीं हूँ एंड मैं टोटली फ्री हूँ, टोटली आजाद हूँ, एंड मेरे कोई राग द्वेष नहीं है, कोई इम्बैलेंसेस नहीं है। अब अगर मेरे कोई बायसेस ही नहीं है, तो एक्शन किस बेसिस हम्म। पे होगा? एक्शन हो ही नहीं सकता अगर मेरे कोई बायस ही नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई पोलैरिटीज हैं, मैं किसी चीज को अप्रूव कर रहा हूँ एंड कोई चीजों को डिसअप्रूव कर रहा हूँ, एंड मैं उनको इस तरीके से बैलेंस कर लिया कि मैंने अपने अंदर से चाह ही खत्म कर दी कि मैं कुछ काम करूँ, कर्म ही नहीं कर रहा मैं, तो वो एक आपका इम्बैलेंस हो जाता है अपने आप में। हम्म। क्योंकि आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो अपने आप में एक कर्म है कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो, एक एक्शन है। और इनएक्शन भी एक्शन है एंड एक्शन भी इनएक्शन है। तो हम्म। गीता में भी ये बात कही है कि आपको जो काम करते हो कोई भी, वो अकाम है, एंड जो आप अकाम कर रहे हो, अगर कुछ काम भी नहीं कर रहे हो, तो वो भी एक काम है एक तरीके से देखा जाए तो अब सबसे मेन चीज आती है कि या। जब हम मेंटल बैलेंसिंग कर रहे हैं, इसको हम एक्सटर्नल में बैलेंस कैसे करें इस चीज को? जैसे कि हमने सटल रियल में हमने बैलेंस हमने क्रिएट कर लिया, एंड कॉजल रियल में भी हमने बैलेंस क्रिएट कर लिया, क्योंकि ये जो चीज है इससे सटल और कॉजल दोनों में बैलेंस क्रिएट होता है। जो ये रा की जो एक्सरसाइज है, जो आपका पोलैरिटी की बैलेंसिंग की है, क्योंकि आपका सटल से जो कॉजल के बीच में जो डीप लेयर्स में जब हम माइंड में काम करते हैं, तो हम कॉजल की लेयर्स पे काम करते हैं, जैसे कि जो मेरी कोर प्रोग्रामिंग हो गया, बिलीफ सिस्टम हो गया, तो आपका कॉजल realm के अंदर काम होता है, क्योंकि ये चीजें हमको माइंड में डायरेक्टली नहीं दिखती, लेकिन जब हम डीप लेवल पे माइंड में काम करते हैं, जब हम डीप लेवल पे हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं, और हम एज अ रचयिता अपनी गहराइयों को हम एक्सप्लोर करते हैं, तब हम एक कॉजल लेवल पे एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। कॉजल का मतलब कारण, कारण स्वरूप, क्योंकि यही कारण है, बिलीफ सिस्टम ही कारण है जिसकी वजह से हम सारी की सारी एक्सपीरियंसेस हमें को मिलता है लाइफ में, क्योंकि वही बिलीफ सिस्टम हमारे डिक्टेट करते हैं कि हमारी लाइफ में कौन कौन सी चीजें आएंगी एंड कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी। तो जब हम कारण स्वरूप इस पे काम कर रहे हैं माइंड पे, हम्म। एंड सटल पे काम कर रहे हैं, तो ग्रॉस को बैलेंस करना बहुत जरूरी आता है। अब इसके अंदर जो चीज ये आती है कि हम जब हम ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को डीपोलराइजेशन to inaction means sinkhole of indifference। तो आप काफी सारी स्पिरिचुअल, अगर आपका आप काफी सारी लाइक स्पिरिचुअल ग्रुप्स में आप देखोगे कि वहां पे ये है कि बैलेंस और इनएक्शन को काफी ज्यादा वो एक सा मानते हैं। एक तरीके से उनके लिए बैलेंस क्या है कि भैया काम ही मत करो। आपके लिए बैलेंस क्या है कि इंटरनली कि भाई ये चीज को आपने इंटरनली उसको दिल से आपने अच्छा मान लिया, एंड वो सब चीजें आपने उस चीज को कर दिया। तो ये एक नर्चरिंग के सेंस में तो बहुत जरूरी है कि आप सब चीजों को बैलेंस कर ले रहे हो आपका। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ड्राइव्स के बारे में बात कर रहा था, इरोस एंड अगापे। तो आपका ये जो आती है अगापे की ड्राइव आती है कि जब आप चीजों को बैलेंस कर लेते हो एंड चीजों को हील कर लेते हो। लेकिन इसके बाद एक इरोस होता है, ये आपका होता है एवोल्यूशन। एक होती है हीलिंग, कि आपने जो आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी आपने उन चीजों को सही करा। एंड फिर उसके बाद आता है विकास, कि आप ग्रेजुएट होना चाहते हो, एंड ग्रेजुएट होने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको पोलराइज करना पड़ेगा।
सबसे मेन यहाँ पे मैं बोलूँ एक पोलैरिटी जो कि स्पिरिचुअल सीकर लॉ ऑफ वन कम्युनिटी के जो एक्सप्लोर करते हैं वो ये करते हैं कि बैलेंसिंग द पोलैरिटी ऑफ balancing and healing with actions of service and polarization। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि मैं लाइक लॉ ऑफ वन की कम्युनिटी में लोगों को एक्सपीरियंस करता हुआ देखता हूँ। तो होता क्या है कि एक तरफ वो चाहते हैं कि बैलेंसिंग एंड हीलिंग करना, एंड बैलेंसिंग और हीलिंग करने में क्या होता है ना कि ये को टोटल एक इनएक्शन की स्टेट बन जाती है कि कोई कुछ भी चीज गलत नहीं है, सब चीजें एक्सेप्ट करना चाहिए, सब चीजों से प्रेम करना चाहिए, एंड इसका मतलब एक एक्शन करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, बस दिल से लाइक सब चीजों को लाइक पॉजिटिव फीलिंग्स दो, इमोशंस दो, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल फाइन। तो ये एक इनएक्शन की स्टेट बन जाती है। जहाँ की एक दूसरी कॉन्ट्राडिक्शन आती है लॉ ऑफ वन में जब आप स्टडी करते हो कि इसमें बात आती है सर्विस और पोलराइजेशन कि सर्विस टू अदर्स क्या है अगर एक्शन नहीं है तो, एंड पोलराइजेशन क्या है अगर हम बैलेंसिंग और हीलिंग करके हम अपने आप को पैसिव कर लिया, हमने ड्राइव ही खत्म कर ली, हमने अपना झुकाव ही हटा दिया। तो इसके अंदर ये आता है कि इसका मतलब ये आता है इट मीन्स बीइंग एबल टू कॉन्शियसली चूज द पोलैरिटीज। अब क्या होता है कि इससे पहले हम जो ऑरफंड एंड अनकॉन्शियस लिंकरिंग चार्ज, ऑरफंड का मतलब जो अनाथ हो गया, अनाथ का मतलब कि वो चार्जेस जो कि मेरे माइंड कॉम्प्लेक्स में मेरे को होश ही नहीं है कि मेरा चार्ज है, मेरे को होश ही नहीं है कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, एंड वो अनकॉन्शियस लेवल पे लिंगर कर रहा है मेरे अंदर, एंड वो फिर मेरी को बिहेवियर को डिक्टेट कर रहा है, मेरी किस्मत को डिक्टेट कर रहा है, एंड मेरी ट्रेजेक्टरी को डिक्टेट कर रहा है। एंड ये जो एक्सरसाइज है जहाँ पे आप अप्रूव एंड डिसअप्रूव करते हो, अप्रूव एंड डिसअप्रूव करने के बाद होता ही है कि ये चार्जेस अब ये नहीं रहे, अब ऑरफेंड नहीं रहे, अब ये चार्जेस अब मेरे सेल्फ का पार्ट बन चुके हैं। अब आफ्टर द बैलेंसिंग, यहाँ पे मैं एक पॉइंट को वापस लिखूं इस चीज को एलैबोरेट करते हुए, आफ्टर द बैलेंसिंग द orphaned and unconscious charges now becomes a part of the self, giving more freedom to choose and act consciously। अब होता क्या है कि जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में जब ज्यादातर जहाँ बात होती है कि हम गुलाम हैं एंड अपनी टेंडेंसीज के गुलाम हैं एंड हम इस माया के गुलाम हैं एंड हमको इन सब मोह माया से ऊपर उठना है, एंड ज्यादातर ट्रेडिशंस में लाइक संन्यास एंड रेनन्सिएशन की बहुत ज्यादा भारी एक वैल्यू शो कर रखी है। अब मैं यहाँ पे एक हायर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल से अगर मैं रिलेट करूँ कि क्या होता है कि आप जब कॉन्शियस लाइफ में जी रहे हो एंड आप केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी में हो कि आपने ओवर आइडेंटिफाई कर रखा है कि इल्यूजन ही है सब कुछ, तो होता क्या है कि मैं अपनी जड़ से नहीं जुड़ा हूँ, जड़ यानी एक अनंत रचयिता, यानी आपका जो सारी संरचना जहाँ से हुई है मैं अपने अंदर ना अनुभव कर पा रहा हूँ, ना मैं संरचना में देख पा रहा हूँ उस पोटेंशियल को, एंड इस वजह से सारा का सारा दुख होता है लाइफ में। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड आइडेंटिटी से अपने आप को रिलेट कर रहा हूँ। अब होता क्या है जब मैं एक फाइनाइट चीज हूँ, एक यहाँ पे फाइनाइट ऑब्जेक्ट है एंड यहाँ पे फिर एक दूसरा फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, पूरी दुनिया में मैं बोल रहा हूँ सारी प्रॉब्लम की जड़ ये चीज है कि ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, जो कि हम जिसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं, यानी सब चीजें साइंस, सब चीजें आपका मटेरियल realm आ जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब दो फाइनाइट ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो क्या होगा? जब दो फाइनाइट ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ घर्षण बनेगा, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ होगी, ओनली पेन, सफरिंग एंड ट्रेजेडी हैपेंस। क्योंकि हमारी जो सभी की जो चेतना है इस प्लैनेट पे अभी जी रहे हैं,
वो एक बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव से रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और पर्सपेक्टिव है कि सब चीजें फाइनाइट हैं, सब चीजें ऑब्जेक्टिव हैं, यानी सब चीजें किसी के साथ किसी चीज का कोई कनेक्शन नहीं है, सब चीजें बहुत ही अलग अलग, बिना किसी रिलेशन के, एंड सबका कुछ कनेक्शन नहीं है, सब चीजें बस ऑब्जेक्टिव है, एंड इनका कुछ कहीं सेंस मेकिंग नहीं हो रहा। एंड जब ये दो फाइनाइट ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, कि मैं एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट एंड सामने कोई फाइनाइट ऑब्जेक्ट, कहीं भी टकराएगा सिर्फ और सिर्फ दर्द ही होता है। अब एक इसकी जो एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आती है इसमें, वो ये आती है कि मैं हूं इन्फिनिट। इन्फिनिट सेल्फ। अब मैं अगर इन्फिनिट सेल्फ हूँ, मैं सब चीजों के साथ कनेक्टेड हूँ, तो लाइफ में उस लेवल की स्कैरसिटी नहीं है, लाइफ में उस लेवल की कमी नहीं है। फिर एक परसेप्शन मेरा इस सेंस से नहीं निकलेगा कि इस चीज को आपका इंटीग्रेटिव थ्योरीज के अंदर कहते हैं डेफिशिएंसी नीड्स। मैं फिर डेफिशिएंसी नीड्स पे ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर लोग जो कि ऑपरेट कर रहे हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं डेफिशिएंसी नीड्स पे। तो इट इज लाइक नॉट ऑपरेटिंग ऑन डेफिशिएंसी नीड्स, बट ऑपरेटिंग ऑन बीइंग नीड्स। बीइंग नीड्स का मतलब, ये मेरा सेल्फ इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाह रहा है ऑन बीइंग नीड्स, कि ये मैं हूं, दिस इज आई एम, दिस इज आई एम, एंड दिस इज द experience that I am experiencing or want to experience. तो ये जो जहां फिर इन्फिनिट सेल्फ आ जाता है, वहां पे मैं इंटरकनेक्टेडनेस देख पा रहा हूँ। एंड ये, अब मान लो अगर ऑपरेशन लार्ज स्केल पे सब लोग करने लग जाएंगे, तो ये जो जंग हो रही है आसपास में, एंड जो कि आप देखोगे सारे के सारे जो आपका बिलियनियर्स हैं, कैपिटलिज्म चल रहा है कि जो अमीर और अमीर हुआ जा रहा है, अमीर और गरीबों के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ते जा रही है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, रिलेंटलेसली, वो चीज नहीं होगी, क्योंकि फिर अमीर और ज्यादा अपनी तरफ बटोरने की नहीं सोचेगा, वो इंटरकनेक्टेडनेस समझेगा अपनी आसपास के साथ, एंड फिर उस लेवल पे एक सही एक्शन लेगा जो कि लाइक मॉरली एंड स्पिरिचुअली करेक्ट है। लेकिन अभी वो सिर्फ अपने ही अपने तक सोच पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट है। वो फाइनाइट ऑब्जेक्ट सोच रहे कि भैया मैं सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने तक ही सोचूं, क्योंकि मेरे अलावा और कोई है ही नहीं दुनिया में। तो एक लैक ऑफ एक इंटरकनेक्टेड अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपका। तो अब होता क्या है कि ये जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, वो इस केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी की कर रहा था, जो कि आपका इस इन्फिनिट सेल्फ से पूरी होती है। और वो इन्फिनिट सेल्फ की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो यहाँ पे, कि यहाँ पे आती है कि बैलेंस इज नॉट इक्वल टू डीपोलराइजेशन, एंड एक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी आ जाता है, क्योंकि बैलेंस और एक्शन, बैलेंस आपका अगापे है, कि आपकी फेमिनिन ड्राइव है, कि आपका जो आप जिस स्थिति में हो, आपने उस स्थिति को सुधारा है। अब इस स्थिति को सुधारे रखना काम नहीं है, स्थिति को सुधारने के बाद काम करना जरूरी है। ये दोनों प्रोसेस बहुत जरूरी है, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं हेल्थी बींग्स के अंदर। एंड जब आपका अगापे बैलेंस है, तब आपका इरोस अच्छा होगा, जब आपका इरोस अच्छा होगा तभी आपका अगापे अच्छा रहेगा। यानी अगर आप चेतना में विकास नहीं कर रहे हो, एंड आपने बैलेंसिंग कंप्लीट कर ली है, तो आपकी चेतना का वजूद का मकसद ही क्या हुआ? आप कुछ आप शो ही नहीं कर पा रहे हो, आपकी एग्जिस्टेंस किसी लेवल पे प्रोवाइड ही नहीं कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ ले ही रही है एग्जिस्टेंस में। एक एक पल हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इस दुनिया में, इस वजूद में, इस थर्ड डेंसिटी रियलिटी में। ये आपका स्पेस टाइम की चादर पे एक तरीके से एक वो है, एक एफर्ट है, एक वेट है, एक रिसोर्सेज हैं जो कि हम मान लो इस मदर अर्थ से हम रिसोर्सेज ले रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, खाना पानी हवा, एंड वो सारी की सारी चीजें। अब ये चीज आती है कि हम अब इस चीज को हम जनरेट करके एक इफेक्टिवली सर्विस किस लेवल पे प्रोवाइड कर रहे हैं, एक उस एनर्जी को जो कि आसपास हमारे जैसी भी एनर्जी है, उस चीज को ट्रांसम्यूट करके हम अपने अंदर से कैसी टाइप की एनर्जी निकाल रहे हैं। एक्टिव एक्चुअल सर्विस ये आती है। तो अब मेन चीज सबसे इसमें जो एक प्रॉब्लम जो आ रही है पोलैरिटी बैलेंसिंग के अंदर, कि
जब तक मेरे को नहीं पता था कि मैं किन चीज़ों को अप्रूव या डिसअप्रूव करता हूँ या फिर कौन-कौन से ऑर्फन चार्जेस मेरे को अनकॉन्शियसली ड्राइव कर रहे हैं, तब तक ये मेरे को गुलाम बनाए हुए थे। यानी मैं इस माया से ग्रस्त था, यानी ये माया मेरे को चला रही थी। लेकिन जैसे ही मैं कॉन्शियस हुआ, मैंने इन्हें बैलेंस करा, अब मेरे पास फ्रीडम है। अब मैं कॉन्शियसली चूज़ कर सकता हूँ कि यार अब आज अल्कोहल पीऊँगा, क्यों? क्योंकि भैया आज चॉइस करनी है। मैं एडिक्शन में नहीं हूँ, लेकिन आज चॉइस करनी है मेरे को। आज मेरे को अपनी बात रखनी है, क्योंकि भैया मेरे को बात रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। यहाँ पे पावर एडिक्शन नहीं होगा उस सेंस में, वहाँ पे एक चॉइस होगी। क्यों? क्योंकि एक मैं कॉन्शियस बीइंग हूँ वहाँ पे। अब वहाँ पे हर पॉइंट पे अगर मैं सोचने लग जाऊँ कि यार ये तो मैंने पावर एडिक्शन कर दी, यहाँ पे मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, ये तो इम्बैलेंस हो गया, पोलैरिटी बनाऊँ, तो वो भी एक इम्बैलेंस आ जाता है देखा जाए तो। वो ओवर रैशनलाइज़ेशन वाला आपका इम्बैलेंस आ जाता है। तो ये मेरा पॉइंट था इस चीज़ के कहने का। या नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड। अ, हाँ, समझ हाइपर में आया मुझे बैलेंसिंग में आपने जो कहा। मैं भी रहा हूँ मैं। बट इट्स लाइक, हाइ हाँ हाँ, हुँ। मतलब एक्सपीरियंस करते हुए हमें चीजों को वो करके चलना है। और वो जैसे आप कह रहे हो ना, अकर्मण्य नहीं बनना है, कर्म के साथ साथ चीजों को लेके चलना। हाँ जी, यू। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं उसको भक्ति योग से जोड़ूँ, लाइक जो गीता में कहा गया है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, उसको आप रचयिता के अंदर आप उसे न्यौछावर कर दो। तो इसका ये है कि आप कोई भी हम्म एक्शन कर रहे हो, आप उसके एक्शन के आउटकम की जगह जो एक्शन का प्रोसेस है, अब उस प्रोसेस के ऊपर आप फोकस करो कि यार मेरी चेतना अभी इस मोमेंट पे इस मीटिंग में इन्वॉल्व्ड है एंड इस मीटिंग के अंदर मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इसको बेस्ट तरीके से करूँ जिस तरीके से कर सकता हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हालाँकि अब आप या जैसे-जैसे अब प्रोसेस के अंदर हम जब बेटर होंगे, तब हम धीरे-धीरे हम अपना दायरा बढ़ा सकते हैं कि इस प्रोसेस हम्म के थ्रू मैं किस तरीके से एक्सपीरियंस मैंने लिया एंड फिर किस तरीके से मैं आउटकम चाहता हूँ, क्योंकि प्रोसेस का आउटकम भी बहुत ज़रूरी है अलाइन करना। लेकिन जब तक मैं इतना अटैच रहूँगा आउटकम से कि मैं प्रोसेस पे ही नहीं ध्यान दे पाऊँगा, कि मेरी चेतना का फोकस ही नहीं है प्रेज़ेंट मोमेंट में, तो प्रॉब्लम वहाँ आती है। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हम्म आता है कि इस प्रेज़ेंट मोमेंट में मेरी चेतना इस अनुभव को एक्सपीरियंस करे खुल के एंड फुली, और वो बंधे नहीं कि वो इस पल में है। मैं प्रेज़ेंट में हूँ, लेकिन मैं सोच फ्यूचर की रहा हूँ कि ये काम पूरा हो गया तो यार क्या चीज़ हो जाएगी, मेरा ये चीज़ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं प्रेज़ेंट में नहीं हूँ, मैं फिर फ्यूचर में बैठा हूँ। हम्म। एंड करेक्ट असली करेक्ट। चेतना का विकास इसी और प्रोसेस रानी में भी तो होता है। कहा है। हाँ हाँ। जब आप जब आप फ्लो स्टेट में होते हो, या आपका मैं सारे एथलीट्स की बात करूँ जो कि हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स होते हैं, या फिर कोई भी बिज़नेस सीईओ मान लो, एग्ज़ीक्यूटिव है जो कि आपका मिलियंस एंड बिलियंस की डीलिंग्स डेली बेसिस पे करता है। तो जो भी आपका हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स हैं या फिर हाई परफॉर्मेंस हम्म इंडिविजुअल्स हैं जिनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट का जिनका प्रोसेस करना होता है, तो वो एक फ्लो स्टेट में रहते हैं। फ्लो स्टेट यानी उनकी चेतना सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मोमेंट में रहती है, एंड वो जितना फ्लो स्टेट में अपने आप का समय व्यतीत करते हैं, वो उतना ही ज़्यादा इवॉल्व होते हैं। जितना आप समय इस फ्लो स्टेट में बिताओगे, फ्लो स्टेट यानी आप हम्म जो प्रोसेस है, आप जो जी रहे हो लाइफ़ के अंदर, आप उस फ्लो में आ गए हो एंड आपको होश ही नहीं है कि पूरा समय कहाँ निकल गया। पूरा अ, दिन कहाँ निकल गया, एंड वो ऐसा नहीं है हम्म कि आप मेहनत कर रहे हो, आप अनकॉन्शियसली जी रहे हो, दिन कहाँ निकल गया। वो ऐसा होना चाहिए आपको एक-एक पल का भी पता है कैसे निकल रहा है, लेकिन वो पूरा फ्लो में निकल रहा है। फ्लो स्टेट एक इमोशनल, मेंटल, सोमैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का इंटीग्रेशन है। हम्म एक्चुअल लॉ ऑफ वन वहाँ पे लागू होता है कि आप पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जब आप फ्लो स्टेट में हो। तो फ्लो हम्म। स्टेट का एक एग्जांपल है जैसे ये बड़े चीज़, बड़े ये जो मैंने साइंटिस्ट और जब डॉक्टर। हाँ। हुँ, यस यस। तो ये जो फ्लो स्टेट की मैंने बात करी थी, ये फ्लो स्टेट आपका सोमैटिक फ्लो स्टेट है, जिसको कहते हैं फ्लो स्टेट। ओके। तो फ्लो स्टेट आपका ये नॉन डुअल उसमें आता है, नॉन डुअल एक्सपीरियंस इसके अंदर, जो कि लॉ ऑफ वन का आपका ट्रेडमार्क बोलो, लॉ ऑफ वन का ट्रेडमार्क है। लॉ ऑफ वन का मतलब है कि एक का कानून, एंड एक नॉन का डुअल कानून एक्सपीरियंस। हम्म एंड एक का कानून को अगर मैं टेक्निकली बोलूँ, तो इसका ये मतलब है कि आप जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो रियलिटी को, आप पूरी रियलिटी के साथ एक हो। कुछ डिफरेंस नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है। एंड ये एक्सपीरियंस में आती है नॉन डुअल एक्सपीरियंस के अंदर। ये चीज़ आपका लॉ ऑफ वन का जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, वो आता है नॉन डुअल हम्म का एक्सपीरियंस में। एंड ग्रॉस रियल में आपका ये होता है फ्लो स्टेट। एंड इस चीज़ में आपका होता है इसका कहते हैं इसका डेइटी डेइटी करके कुछ होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि आप
मैं आपको लाइक गॉड लेवल आपने आपको एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उसका मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ। तो और कॉजल के अंदर इस चीज का एक्सपीरियंस होता है आपका, क्योंकि आपका सारे इसमें स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में कहते हैं तुरिया। तुरिया हम्म तो नहीं होता इसका नॉन डुअल का, इसको अलग ही कहते हैं, इसका नॉन डुअल स्टेट। तो इन दोनों में नॉन डुअल कोरिलेट होते हैं इसका। तो सबसे हम्म आसान है आपके लिए फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस करना, कि आप कहीं हो, कुछ कर रहे हो एंड उस चीज में आपने फ्लो, आपने अपना फॉर्म कर लिया। एंड वैसे ही फ्लो स्टेट आपका माइंड कॉम्प्लेक्स में आता है, जब आप कॉन्शियस हो अपने माइंड कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करते हुए। एंड उस पॉइंट पे आप पूरे लाइक ब्रह्मांड के साथ एक हो, उस पॉइंट पे आप पूरी कॉन्शियस रियलिटी के साथ एक हो, एंड उसके अंदर आपका ड्रीम वर्ल्ड के अंदर ये चीज हो सकती है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन के अंदर ये चीज हो सकती है। और वैसे ही कॉजल रैम का होगा। हालांकि इस चीज की आर्टिकुलेशन अभी मेरे पास प्रेजेंट नहीं है मेरे माइंड कॉम्प्लेक्स में, तो जिसको मैं थोड़ी और रिसर्च करके बताऊंगा। नाइस। अब कुछ विचार, कैसा एक्सपीरियंसेस हैं, क्या सीखें मिली, और क्या प्लान्स है अब इन सीखों को लाइफ में उतारने के। नहीं, सेशन अच्छा रहा बहुत। मैं जहां तक समझी, मुझे मुझे तो यही फीलिंग आ रही है, ये जो आपने अभी टॉपिक समझाए, कि अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। लाइक अगर मैं कुछ एक्शन भी कर रही हूँ, प्रेजेंट तो मैं हूँ वहां पे। जैसे आपने हम्म कहा कि फ्यूचर में नहीं जीना है, पास्ट में नहीं रहना है। उसी मोमेंट में रहते हुए अवेयरनेस भी तो तभी आ सकती है ना, जब हम उस प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से वहां पे हैं। एग्जैक्टली। तभी तो हमें पता हम्म भी चलेगा ना हम एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं, चाहे वो गुस्सा हम्म भी क्यों ना हो। जब मैं पूरी तरह से उस गुस्से को एक्सपीरियंस करूंगी, देन मुझे पता चलेगा कि मैं इसको नेगेटिव साइड लेके जा रही हूँ, मैं किसी को मार पीट रही हूँ, या उस गुस्से को किसी पॉजिटिव वे में अपने आप को वो करने के लिए टर्न कर रही हूँ। और मैंने देखा है हम्म अपने साथ, जैसे कई बार जब गुस्सा तेज आता है और रिस्पॉन्स चेंज होता है ना, तो अपने आप में हम्म अंदर में एक सेटिस्फेक्शन, एक पीस फील होता है, एक स्ट्रांगनेस सी हम्म, फील होती है कि वाह, ये मैंने अलग किया है कुछ अभी। तो आई हाँ थिंक हाँ, वही वो इवॉल्व बिल्कुल। वाला मोमेंट है जहाँ पे हमारी वो, राइट ना। हाँ, मतलब मैं अपने हम्म बेटे के साथ बताती हूँ, हमेशा नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ जैसे कि मैं अपने रिस्पॉन्स चेंज, कई बार मैं फ्लो में बह हम्म, जाती हूँ, वो कंट्रोल नहीं रहता है खुद पे। बट उसके हाँ। कुछ टाइम बाद लगता है कि नहीं, मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्ड गलत किया है, नेक्स्ट टाइम मैं हम्म, थोड़ा ध्यान रखूंगी। तो ये चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वेट रे, अभी देखो फोन। तो ये सेल्फ रेगुलेशन कैपेसिटी है आपकी, और अब आप इसे डेवलप कर रहे हो, जैसे कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इस चीज को। लाइक अगर मैं लाइक कैपेसिटी की सेंस में लूँ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नोशंस में मैं बात करूँ, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के नोशंस में मैं बात करूँ, तो ये आपका हम्म। सेल्फ रेगुलेशन कैपेसिटी होती है, कि आप अपने इमोशंस और अपने आप को रेगुलेट किस हिसाब से कर पाते हो। एंड कॉन्शियस बीइंग की सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है सेल्फ रेगुलेट करना, यानी आप अपने आप को अब कॉन्शियसली आप चला पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे भी राह ने बात करी थी कि ये रहा, कि जब आप चाहो तब आप अपने माइंड के अंदर साइलेंस बना सको। माइंड एक दरवाजे की तरह होना चाहिए। हम्म। तो अब ये चीज क्या है कि माइंड सबसे सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है रेगुलेट करना, माइंड कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है रेगुलेट करना। अगर आपने माइंड कॉम्प्लेक्स को रेगुलेट कर लिया, तो आप काफी यस। सारी चीजों को रेगुलेट कर सकते हो। शुरुआत ही माइंड कॉम्प्लेक्स से होती है। एंड माइंड कॉम्प्लेक्स के बाद बॉडी कॉम्प्लेक्स आता है, एंड बॉडी कॉम्प्लेक्स की अपनी ही अलग साइंस है, देखा जाए तो उसे रेगुलेट करने की। क्योंकि बॉडी की अलग सेंस होती है, माइंड की अलग सेंस होती है। माइंड की सेंस होती है एनर्जीज, बॉडी की सेंस होती है फिजिकल, जो कि आपका व्हीकल है जिसमें आप जीवन जी रहे हो, तो उसकी एक अलग सेंस होती है। तो पर माइंड की एनर्जीज को अगर आपने रेगुलेट कर लिया, तो सारी चीजें फिर एनर्जीज ही हैं। इमोशंस एनर्जी आ जाता है, थॉट पैटर्न्स एनर्जी आ जाती है।
एंड माइंड क्या है आपके पास, टूल है कि आप इस एनर्जीज की दुनिया को नेविगेट करने के लिए ये माइंड कॉम्प्लेक्स आप पे टूल है। एंड इमोशंस आपने जो एक्सपीरियंस करा, हाँ एंड फिर आपको एक बहुत पॉजिटिव, आपको एक वो फीडबैक मिला कि यस, अब मैं जैसा सोचा था उस हिसाब से मैंने अब चेंज कर लिया अपने अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड वो पल सच में बहुत ज्यादा कीमती है देखा जाए यस तो। ट्रांसफॉर्मेशन का पल बहुत पावरफुल है। या मतलब नेक्स्ट टाइम वो मोटिवेट करता है हमें कि हमने नेक्स्ट टाइम तो अच्छे से रिस्पॉन्ड किया था, तो और अगर हो भी हम्म। जाता है फ्लो फ्लो में, तो वो एक काइंड ऑफ रियलाइजेशन देके जाता है कि नहीं, गलत किया है, सो नेक्स्ट टाइम मेक श्योर कि ऐसे ना करें। तो वहीं से वो चीजें फिर शुरू होती है एक्सपीरियंस वाइज। हमेशा नहीं होता है, बट वो ये अवेयरनेस जरूरी है जहां तक मुझे समझ में आया अभी। लाइक बिल्कुल। इंटरकनेक्टेड है दोनों, जैसे आप कह रहे हो ना, ये- इरोज और अगापे। तो हाँ उठता है, फिर नीचे बैलेंस होता है, फिर ऊपर, तो इट्स लाइक कंटिन्यूअस। हम्म। हाँ बिल्कुल। ये वही चीज है, देखो अभी आपने जहाँ पे अंदर रोशनी डालना स्टार्ट करा, आपने रोशनी अभी अपने अंदर डाली है कि आप इन चीजों के ऊपर नजर डाल रहे हो कि ये हाँ सारी चीजें मेरी टेंडेंसीज हैं। एंड कोई भी चीज होती है फिर आप रोशनी डालते हो अंदर, आप देखते हो कि और कैसा हुआ, ओ ऐसा हुआ, अच्छा। तो जहां भी आपकी चेतना जाएगी, रचना वहां पे होगी। एंड अपना काम ही क्या है कि हमको जहां जहां पे हम रोशनी डालेंगे वहां वहां पे रचना करनी है हमें। है रचयिता इन दी एंड हम, और हमें या सही जगह करेक्ट। रोशनी डालनी। हमें बस टॉर्च चलाना सीखना है अपनी। यस। टॉर्च चलाना नाइस। सीखो। नाइस। यस। हेलो प्रज्ञा, कैसे हो? कैसे विचार आपके? हाँ। हेलो, कैसे हेलो। हो? या गुड। लेट लेट ज्वाइन। कोई ना, कोई ना। नहीं, कैसा चल मुझे रहा है सब? एक्चुअली आई वाज बिजी। मुझे पता नहीं वैसा मैंने क्यों फोन उठाया और मैंने क्यों टेलीग्राम खोला। ऐसा नहीं किया। अच्छा। ऐसा एकदम से लाइक आई फेल्ट लाइक मुझे उठाना है अभी। सही है, सही है। किस्मत ने लाके खड़ा ही कर दिया मैदान में। हाँ। किस्मत ने मैदान में लाके खड़ा ही कर दिया। हाँ, मतलब एंड आई वाज आल्सो वंडरिंग कि मतलब मैं बिजी थी बहुत, एंड मैंने हम्म, फोन लिया एंड आई वाज लाइक आई ओपन द टेलीग्राम। तो अभी लेट ओके। हुआ, जल्दी आना चाहिए ना इन ट्यूशन। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं। आ, आपने सुना, पर अभी चीजें समझी, वही बहुत है देखा जाए तो। और कैसा लगा सेशन आज का? कोई दैट वाज विचार, कोई गुड। discussion? But you were explaining again, na? I was understanding that. अच्छा, अच्छा। Uh, नाइस। wait, that's good. Like balance होना चाहिए। मेरा तो नहीं होता। Whenever I मुझे क्या बोलना, एक ही काम दे, एक तो तुम स्पिरिचुअलिटी दो, नहीं तो 3D वर्ल्ड, दोनों साथ में नहीं होता मुझसे। दोनों साथ में नहीं होता। कि वो आ गया तो ये रुक जाता, देन ऐसा नहीं क्या, एक ही दो, बट वो दोनों हाँ, होता। ये भी है। हमारे यहाँ तो दिवाली का बहुत आवाज आ रहा था। हाँ, दिवाली। या मेरे मेरे माइक से भी आ रहा था? नहीं नहीं, मेरे यहाँ से आ रहा रहेगा अभी। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे भी है, हो रहा है, पटाखे वटाखे चल रहे हैं काफी। आपके यहाँ कैसा चल रहा है हाँ। अर्चना जी, दिवाली का फेस्टिवल सीजन चल रहा है? मैं भी यही हूँ नोएडा में, बस वैसे ही चल रहा है जैसा आपके यहाँ चल रहा है। पटाखे अच्छा, पीछे आप से नोएडा बजते में ही हो रहते हैं। ना? फेस्टिव सीजन है, अब तो ये चीजें होंगी, हाँ बिल्कुल। पटाखे एंड ऑल। नहीं, सेशन वाज नाइस, और अच्छा लगा सुन के। सीखने वाली बहुत सारी चीजें हैं, दोबारा फिर से सुनेंगे और ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, लाइक हर बार सुनने से कुछ नया एक वो होता है कि हाँ, ऐसे भी हो सकती है चीज। सो वो ऐसे ही है, लाइक बिल्कुल, अच्छा है, क्योंकि यही अच्छा है यही सेशन। समय है देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करा जाता है। वरना तो वही है लाइफ, मोह माया, इल्यूजन, एक्शन, वही चलती रहती है। स्पिरिचुअल एक्शंस में हम नहीं, बट जितना अपने आपके आप को एफर्ट्स भी लगता है, बहुत हैं शान जी। बस हाँ चल नहीं, ही रहा है काफी अर्चना अच्छे जी। समझाते हो आप डायग्राम्स वगैरह देख के। हाँ नहीं नहीं, सीरियसली।
इसलिए मैं आती भी हूँ क्लास में। और अच्छा था, सेशन अच्छा था सब। नाइस, थैंक्स। नाइस, नाइस सेशन। थैंक यू बोथ ऑफ यू। चलो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते मेडिटेशन का है, इसी समय मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? गाइडेड। हाँ। या तो गाइडेड मेडिटेशन मैं देखता हूँ जरा किसके हिसाब से कैसी रेडी ओके करनी है। लेट्स हैव अ गाइडेड मेडिटेशन। ओके, सी यू गाइस, बाय बाय, लव एंड लाइट। थैंक्स। ओके, बाय, थैंक्स, बाय, लव एंड लाइट। 11